तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं पहले ही बता देता हूं। तो जो भी आपके पास खाने पीने की सामग्री हो, पानी और जो भी आप खाते पीते हो, सब लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। और ये है पूरा का पूरा बायोलॉजी जैव प्रक्रम चैप्टर से। और जैव प्रक्रम चैप्टर जो है किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टिव और महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये क्लास 10th और 12th और साथ ही साथ साइंस की जानकारी लेने वाले सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। 10th के लिए तो स्पेशली, क्योंकि उनका पहला लेसन ही जो है जैव प्रक्रम है, और 12th के लिए भी है। और किसी प्रकार के यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने वीडियो बनाई है कि आप यहाँ पे बोर्ड वालों के लिए उनके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनमें जो है उनसे उनको हेल्प मिल जाए। और भाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को तो हर वे में जो है जनरल साइंस तैयार करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने एक एक पॉइंट पर हम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप जो है हमारे चैनल, आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का मतलब होता है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण और स्वांगीकरण। इन जैसे जितने भी कार्य हमारे शरीर में होते हैं ना, जो सभी प्रक्रम में अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। इस प्रक्रम को ही कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए है जैव प्रक्रम, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन और डी है ये सभी। तो जैव प्रक्रम इसमें क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उपयोग करना क्या कहलाता है। ए है जैव प्रक्रम, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन और डी है ये सभी। तो आप अपना जो आपको जवाब पता है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलिए, इसका जवाब है श्वसन। क्या है? श्वसन। बीच में मैं आपसे हर दिन की तरह जो है क्वेश्चन पूछूंगा और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आपको देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए पॉइंट में है जैव प्रक्रम, बी है श्वसन, सी है उत्सर्जन और डी है ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखते रहिए। ये है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रकार पूरी होती है। जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रकार से पूरी होती है। ए पॉइंट जैव प्रक्रम, बी है प्रकाश संश्लेषण से, सी है उत्सर्जन से और डी है श्वसन से। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं ना, उनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता जो पूरा होती है वो प्रकाश संश्लेषण से पूरा होती है। कहाँ से पूरा होती है? प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, आहार नाल मूल रूप से मुख से कहाँ तक विकसित होता है। आहार नाल मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है ना। गुदा तक, टांग तक, पैर तक या पेट तक। तो जाहिर सी बात है, मुख से लेकर के गुदा तक के भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। ठीक है, यह भोजन को पचाने का मुख्य जो है क्या है? भोजन को खाने पचाने का मुख्य स्रोत। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा है, पैरामीशियम है, सी है यूग्लिना और डी ये सभी। तो देखिए, ए पॉइंट में अमीबा, बी में पैरामीशियम, सी में यूग्लिना और डी में है ये सभी। तो ये सभी जो है क्या हैं? एक कोशिकीय जीव। आप बोलते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, साथ ही साथ एंट अमीबा होता है। ठीक है, और जीवाणु भी जो है एक कोशिकीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, या पित्त रस कहते हैं, या लार कहते हैं। तो लार ग्रंथि से निकलने
वाले रस को लार ही कहते हैं। क्या कहते हैं? लार कहते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है लार में कौन सा एंजाइम होता है? ए है एमाइलेज, बी है पेप्सिन, सी है श्लेष्मा और डी है ये सभी। तो एमाइलेज, लार में जो है एमाइलेज एंजाइम होता है। एक और एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम लार में। अगर एमाइलेज नहीं है तो टाइलिन लगा दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हाँ 85+ क्वेश्चन चलेंगे हम आज, और एक बिग वे में जो हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाएँ, आपके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। वीडियो को यूँ ही हल्के मत लीजिएगा। ये वीडियो तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है और साथ ही साथ जो है वीडियो का पूरा देखा करिए, आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अमाशय में भोजन कहाँ प्रवेश करता है? अमाशय में भोजन कहाँ प्रवेश करता है? ए है क्षुद्रांत में, बी है यकृत में, सी है परिशेषिका में और डी है पित्त में। तो अमाशय में भोजन कहाँ प्रवेश करता है? तो अमाशय में भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यानी छोटी आंत में प्रवेश करता है, ठीक है। हृदय किस आकार का होता है? हृदय किस आकार का होता है? पैर के आकार का, हाथ के आकार का, शंक्वाकार या पेट के आकार का? तो वैसे तो शंक्वाकार है, लेकिन हृदय की जो संरचना, हमारी जो बंद मुट्ठी है ना, उसी की आकृति का जो है हमारा हृदय होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का के बंद मुट्ठी जैसी जिस आकृति की होती है, वैसा ही जो है क्या होता है? हृदय का आकार होता है। चलिए, तो हमारा जो हृदय है, अनुशीतलन दाब उसका कितना होता है? ए पॉइंट में है। एक तो क्वेश्चन 11वां है, पहले 11वां देख लेते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है हमारे हृदय का? 100 mm, 115 mm, 125 mm या 120 mm? अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम जो है 120 mm होता है। कितना होता है? अधिकतम। और मतलब जितना वो दाब लगाता है। और अनुशीतलन दाब कितना है? हमारे हृदय का जो है अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है? 12वां क्वेश्चन है। ए पॉइंट है 40 mm, बी पॉइंट 60 mm, सी पॉइंट है 180 mm और डी पॉइंट 80 mm। तो 80 mm जो होता है हमारे हृदय का क्या होता है? दाब होता है। और 13वां क्वेश्चन कहता है, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं क्या? स्वपोषी, बी है परपोषी, सी है विषमपोषी या ये सभी? तो अधिकतर पेड़ पौधे आप जानते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, इस कारण से वे स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं। जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं हार्मोन्स। ए है हार्मोन्स, बी है रस, सी है एंजाइम और डी है संश्लेषित पदार्थ। तो ये एंजाइम कहलाता है। जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? जो तुरंत जो है पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? प्रोटीन के रूप में, मंड के रूप में या वसा के रूप में या ये सभी में? तो पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंड के रूप में पाचक जो है पादप अपने शरीर में क्या कर लेता है? संश्लेषित कर लेता है, रख लेता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े, लेकिन फिर भी आगे है। क्वेश्चन 16वां कहता है कि शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? क्या संचित होता है? ए पॉइंट कहता है खाए हुए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा, बी कहता है कि रक्त के द्वारा प्रदान की गई ऑक्सीजन, सी कहता है श्वसन के द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मिश्रण, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा। ये डी ऑप्शन है। तो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? तो खाए गए भोजन में उत्पन्न कुछ ऊर्जा जो है क्या होता है? शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्लोरोफिल किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर ये है 17। तो क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकांड्रिया में, राइबोसोम्स में या रिक्तिका में? तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल है तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होगी? संचित होगी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन चलते हैं कि पादप किस तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं? लोहे का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या फिर फास्फोरस का?
तो नाइट्रोजन का प्रयोग पादप जो है प्रोटीन शब्द जहाँ भी आए, अगर कोई तत्व है तो वो नाइट्रोजन से संबंधित ना, तो प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में पादप नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 19वां है कि पादप फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं। पादप जो है फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायु से, जल से, मिट्टी से या उर्वरकों से। तो पादप जो है चाहे फास्फोरस, लोहा कुछ भी हो, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला है अमरबेल, हाँ, किलनी, जू, लीच, फीता क्रीम, ये पोषक, ये सभी जो है पौधे और जंतुओं को बिना मारे वहाँ से क्या करते, पोषक ग्रहण करते हैं, या पौधे और जीवों के स्राव से, या मिट्टी से, या पौधे और जंतुओं को मारने के बाद उनसे अपना भोजन प्राप्त करते। क्या लगता है, जू जब आपके सिर में पड़ता है तो क्या इंसान मर जाता है? नहीं ना। इसका मतलब लीच है, किसी जानवर को जो किलनी या फिर होती है वो पड़ती है तो मर जाता नहीं। इसका मतलब पौधे और जंतुओं को बिना मारे क्या करते हैं, अपना भोजन वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आगे है, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल, और सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी है सिट्रिक अम्ल। क्या है? सिट्रिक अम्ल। ये 21वां क्वेश्चन है, तो इसका जवाब होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मानव आमाशय में क्या होता है, उत्पन्न होता है। आगे है कि क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर किस प्रकार के रसांकुर होते हैं, जिन्हें हम विली कहते हैं, रसांकुर कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं? उंगली के आकार के, हाथ के आकार के, मुट्ठी के आकार के, या फिर पैर के आकार के। तो जो विली होती है वो उंगली के आकार की होती है। कैसी होती है? उंगली के आकार की होती है। आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा अंग है। अमाशय जो हमारा है, पेट, आकार की दृष्टि से कैसा अंग है? लघु है, या मध्यम है, या बृहत है, या अति बृहत है। तो जो अमाशय है वो आकार की दृष्टि से बृहत अंग है। कैसा अंग है? बृहत अंग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत कैसी होती है। जो घास खाते हैं, रूमिनेट करते हैं जानवर, उनकी जो क्षुद्रांत छोटी आंत होती, कैसी होती है? छोटी होती है, मध्यम होती, लंबी होती है, नगण्य होती। तो उनकी जो क्षुद्रांत होती है ना, वो लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अमाशय को भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रक्षा कौन करता है। बताओ, जैसे हमारे पेट में एक अम्ल स्रावित होता है, जिस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो एसिड है तो अमाशय की दीवारों को जला क्यों नहीं देता? कारण कि उससे अमाशय की दीवारों की कोई तो रक्षा करता है। तो वहीं करा कि क्वेश्चन नंबर 25, अमाशय को भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा कौन करता? पेंसिल, पेंसिल तो कोई शब्द ही नहीं, पेप्सिन होना चाहिए था। श्लेष्मा, लार, एमाइलेस या पित्त रस। तो यहाँ पर जो है श्लेष्मा क्या करता है, अमाशय की आंतरिक या बाह्यतम आंतरिक दीवारों की क्या करता है, रक्षा करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिसको हम कहते हैं HCl या जठर रस का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस क्या करता है, प्राप्त करता है। तो अमाशय, क्षुद्रांत या बृहदांत्र या आहार नली। तो आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से जब पित्त रस निकलता है, क्योंकि अमाशय पहले है, उसके जस्ट नीचे यकृत है, तो यकृत से अमाशय में थोड़ी जाता है पित्त रस, तो जाता है क्षुद्रांत में। कहाँ जाता है? क्षुद्रांत में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मैं बता देता हूँ, ये ऑप्शन में कट गया है कि आहार नाल में अंततः भोजन कहाँ पचता है। सबसे लास्ट में भोजन कहाँ पचता है? देखिए, सबसे लास्ट में वैसे तो बेसिकली भोजन पचता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का अधिकांश भाग, पचा हुआ भाग ही पहुँचता है, जहाँ पे केवल जल का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन में आएगा तो छोटी आंत लगा दीजिएगा, छोटी आंत। अंततः भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि, चलिए 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसके निर्माण
होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो जाता है? किसके निर्माण शरीर में होने से हमारी पेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है? ए है सिट्रिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाएगी ना, लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाएगी, तो इसके निर्माण से ही क्या होता है, इसकी अधिकता से शरीर में हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है। आगे है वायवीय श्वसन पथ, जिसको ईएमपी पैथवे कहते हैं, पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या O3 ओजोन पर। तो ध्यान दीजिएगा, जो वायवीय श्वसन पथ है ना, तो वायवीय मतलब वायु यानी ऑक्सीजन पे क्या करता है, निर्भर करता है। अब आगे क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे, पौधे जो है गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? जड़ों से, टहनियों से, रंध्रों से या पत्तों से? अगर देखिए रंध्र नहीं होते तो फिर पत्तों से करते हैं, रंध्र डायरेक्टली दे दिया स्टोमेटा, तो इसी से जो है पत्ते क्या करते हैं, सॉरी पेड़ पौधे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, किससे? रंध्रों से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है भाई? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या N2, नाइट्रोजन या हीलियम? ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की, और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश का। तो ऑक्सीजन तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ के रूप में क्या होता है, बाहर निष्कासित होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ इस ऑप्शन के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे परफेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे है, गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों की सतह कौन प्रदान करता है? कह गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है? ए है फुफ्फुस, बी है श्वास नली, सी है कूपिका और डी है डायाफ्राम। तो कूपिकाएं जो होती हैं, श्वसन की कूपिकाएं, यानी कहने का मतलब ये है कि मधुमक्खी के छत्ते के समान हमारे फेफड़े में, जिसको हम कहते हैं फुफ्फुस, उसमें अनेक कूपिकाएं बनी हुई हैं। तो कूपिकाएं ही क्या करती हैं, श्वसन के लिए सतह प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्धक कौन सा है? फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? तो मानव में श्वसन वर्धक जो होता है वो होता है कौन? वो होता है हीमोग्लोबिन, यानी श्वसन वर्धक, श्वसन करने वाला वर्धक कौन है? हीमोग्लोबिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, 33 तक हमने खत्म कर लिया है। 34, जल स्थल, जो जल में भी रहे और स्थल में भी रहे, मतलब उभयचर, पानी में भी रहे और जमीन पर भी रह ले। जल स्थल चर अनेक सरीसृपों के हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? जैसे मेढक हो जाता है, क्या हो जाता है? मेढक हो जाता है। कभी कभी आपने कछुआ भी देखा होगा, लेकिन यहाँ मेढक की स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली आप दिमाग में मेढक को लाइएगा कि जलस्थल चर सरीसृपों में के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो भैया जलस्थल जो होते हैं उनके जो है शरीर में, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? वो होते हैं 3 कोष्ठ, 2 अलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स इन अ फिश हार्ट ना, यानी मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ध्यान रखिएगा, मछली के हृदय में जो है 2 चैम्बर केवल होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पर। 36 क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों के वहन को कहते हैं, वाहिनियाँ कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं या रचनांतरण कहते हैं, अभ्यांतरण कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों के वहन को कहते हैं स्थानांतरण। क्या कहते हैं? स्थानांतरण के द्वारा ही क्या होता है, पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, गमन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 37 क्वेश्चन कहता है, उपापचयी, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचयी वर्ज्य पदार्थों, मतलब शरीर के जो बेकार पदार्थ होते हैं का शरीर से निष्कासन कहलाता है। जब ये शरीर से बेकार पदार्थ सही से निकाले जाते हैं उसे क्या? ए पॉइंट श्वसन कहते हैं, बी पाचन कहते हैं, सी उत्सर्जन कहते हैं या डी जनन कहते हैं? उसे उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, मानव में वृक्क होते हैं 1, 2, 3, 4। तो मानव में कितने वृक्क होते हैं, कितनी किडनी होती है मानव में? तो आपने जो है जाना है कि मानव में जो किडनियों की संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। कितनी? 2, यानी दाईं किडनी बाईं किडनी। आगे चलते हैं, फुफ्फुस में रुधिर के कौन
फुफ्फुस मतलब फेफड़ा होता है, में रुधिर से कौन अलग होती है? कौन? ऑक्सीजन तो उससे जाके जुड़ता है ना हमारे श्वसन से, हमारे ऑक्सीजन जाके हमारे ब्लड से जुड़ती है तो शरीर में गमन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और NH3 यानी जिसको कहते हैं अमोनिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 फुफ्फुस में रुधिर से अलग होती ना, ये निकाली जाती है। आगे है यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं? यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं? वृक्क में, मूत्राशय में, मूत्रमार्ग में, मूत्रवाहिनी में। तो वृक्क में ही क्या होते हैं? यूरिया और यूरिक एसिड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। किससे? हमारे रुधिर से। ठीक है। वृक्क के निस्यंदन एकक कहलाते हैं। वृक्क के जो निस्यंदन एकक हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वृक्क कहलाते हैं, नेफ्रॉन कहलाते हैं। नेफ्रॉन दो जगह दे दिया है, नेफ्रॉन नेफ्रॉन, और जो है कोशिका, तो ये वृक्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृक्क। आगे है कि मानव में एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन लीटर में कितना होता है? यानी एक दिन में मनुष्य कितने लीटर जो है मूत्र उत्सर्जित करता है? 1 से 2 लीटर, 2 से 5 लीटर, या 1 से 4 से 7 लीटर, या 6 से 9 लीटर। तो 1 से 2 लीटर मूत्र क्या करता है? मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित होता है एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मानव शरीर में वृक्क कहाँ पाया जाता है? तो देखिए वृक्क जो है गर्दन में नहीं पाया जाता है। अरे भाई किडनी गर्दन में पाई जाती नहीं, बाजू में, कलाई, बाजू कलाई में पाई जाती नहीं ना, उदर में और आमाशय में। सोचने की बात, आमाशय में तो पाई नहीं जाती है, उदर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उदर में जो है हमारी किडनी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो देखते हैं फिर 44 यानी 44वां क्वेश्चन क्या पूछता हमसे। तो 44 क्वेश्चन पूछता है कि अमरबेल में पोषण होता है स्वपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषी या पोषक युक्ति। ये जो पोषक युक्ति का पोषण होता है ना, इसको हम सहभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजी कहते हैं। और सहभोजी को जो है मतलब यहाँ पे क्या हो, सहजीवी भी एक दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हम सहजीवी भी कह सकते हैं। कारण कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे ये अमरबेल है ना, ये कोई पेड़ है, इससे चिपक के क्या करेगा? अमरबेल रहेगा और इसी से अपना पोषण प्राप्त करेगा और इससे जो है कुछ माध्यम से जो है इसे भी जो है फ़ायदा पहुँचाएगा। यहाँ पे वही बात हो जाती है कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। ठीक है ना, ये वाला जो है कहानी यहाँ पे आ जाती है। आगे चलते हैं। तो पोषक युक्त यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 45 क्वेश्चन, मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसको मैं नहीं बताऊंगा, हाँ ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यकृत है, लार ग्रंथि है, या अग्न्याशय, या जठर ग्रंथि। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना कि मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, या मानव के शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है। कमेंट बॉक्स में लिख कर आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है ना, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी के कमेंटों का रिप्लाई दे सकूँ। हाँ तो इसका जवाब और हिंट के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये यल से शुरू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी 45 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मृदा से अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थ किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़, और इसकी जड़ें हैं। ये हमारी जो है धरा है, पृथ्वी है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो जड़ें नीचे गई हैं ना, अगर ये जल का अवशोषण कर रही हैं, जल का अवशोषण कर रही हैं और जल को पूरे पौधे में या पूरे वृक्ष में क्या कर रही, पहुँचा रही पेड़ में, तो फिर ये काम करता है जाइलम। जल को फ्लो करने का काम कौन करता है? जाइलम। अगर ये पोषक पदार्थ, खनिज लवण जैसे भी है, पोषक पदार्थ आदि को पहुंचाने का काम कर रहा है, यानी भोजन को एक स्थान से, जैसे मानिए पत्ती ने भोजन बनाया तो जड़ों तक भी पहुंचाएगा, टहनियों तक, शाखाओं तक पहुंचाएगा ना। तो पोषक पदार्थ यानी पोषक पदार्थ पी से, तो पोषक पदार्थ को पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है कि मृदा में अवशोषित जल, तो जल शब्द आ गया ना, तो जल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, और साथ ही साथ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जाइलम का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 47 क्वेश्चन कहता है 47वां, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब खोजते हैं। सबसे पहले है
ए ऑप्शन में है एसिड ट्राइफॉस्फेट, बी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी जाहिर सी बात है बी सही है, और एसिड ट्राई गैसेसेस है फॉस्फेट सी है, और डी है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो हमको सी वाला ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा है। हाँ, ये जो है हमारे शरीर में हृदय में कितने कोष्ठ, हमारे मतलब मनुष्य के, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में हृदय में कितने कोष्ठ हैं, 2, 4, 3, 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 कोष्ठ है, कितने, 4 कोष्ठ हैं हमारे हृदय में, 4 कोष्ठ हैं। हमारे हृदय का आकार मुट्ठी के आकार का होता है, इसका वजन लगभग 3 से 350 ग्राम के आसपास का होता है, और साथ ही साथ जो है ये हमेशा पंप करता है। 4 चैम्बर होते हैं हमारे हृदय में, ध्यान दीजिए कितने, 4 चैम्बर ऐसे पट्टे होते हैं। ये बायां अलिंद बायां निलय, और दायां अलिंद और दायां निलय, ठीक है। दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, इस प्रकार से 4 चैम्बर होते हैं हमारे हृदय में, मनुष्य के हृदय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, नहीं, केंद्रक में नहीं, हरित लवक में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये सभी क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है, तो हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, 50 यानी 50 क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कारण है उसका, कारण है कि 50वें क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है, मैं उससे पूछूंगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, ठीक है ना। तो 50वां क्वेश्चन जो है अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 50वां क्वेश्चन ये बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या क्या चाहिए, मतलब किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। 50वां क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी भी पादप को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हो सकता है मैंने बता भी दिया हो, अगर नहीं बताया है तो आप बता दीजिएगा कि 50वें क्वेश्चन का आपसे मैं पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। यानी अब मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूँ, 2 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि मानव शरीर की आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे किन किन जो है कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए भाई, 51 क्वेश्चन कहता है कि अग्न्याशयिक रस में निम्न में से कौन से एंजाइम पाए थे। अग्न्याशयी रस में कौन से एंजाइम होते हैं, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम, सुक्रेज और एमाइलेज एंजाइम, या फिर पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम, या फिर ट्रिप्सिन और जो है लाइपेज एंजाइम। तो ध्यान दीजिएगा अग्न्याशयी रस में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, क्या कहता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की क्रिया क्या कहलाती है। पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या ए और बी दोनों कहते हैं, यानी श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किस के माध्यम से होती है। मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है, तो NaOH के माध्यम से, या इसका तो कोई संबंध ही नहीं है पाचन से, पित्तरस से नहीं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो है ये सभी। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही जो है हमारे आमाशय में निकलता है। तो मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया इसी माध्यम से होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से, जिसको हम जठर रस भी बोलते हैं। अगला है वायवीय श्वसन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, या ए और बी दोनों की उपस्थिति में होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वायवीय क्रिया को हम ऑक्सी श्वसन क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया, ऑक्सी श्वसन। तो जब ऑक्सी श्वसन है तो जाहिर सी बात उसमें ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है, ए पॉइंट है शरीर में ऑक्सीजन का संवहन, और भी आपको दिखाते हैं इसके ऑप्शन। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर में ऑक्सीजन का संवहन, ए पॉइंट है, और इसका बी और सी भी यहाँ पे है। इसका बी पॉइंट कहता है कि
शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, बी पॉइंट, और ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन वैसे तो इसका मेनली कार्य है और O2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन का, लेकिन श्वसन क्रिया में मेनली ये दोनों का परिवहन कराता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कार्बो हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका दोनों काम है। अगर इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो तो ए और बी दोनों हो जाएगा, और अगर नहीं हो कार्बन डाइऑक्साइड तो केवल ऑक्सीजन लगा दीजिएगा। ठीक है ना, सिंगल ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लगा दीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है? कार्बन, कार्बन का तो कोई लेना देना है नहीं, सल्फर नहीं, पोटेशियम नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन, जहाँ भी नाइट्रोजन होगी वहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन का संबंध हमेशा नाइट्रोजन से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरामीशियम में चलने का अंग क्या कहलाता है? फ्लैजिला, पश्चमाभ, स्पर्शक या पादाप? देखिए, सभी के चलने के अंग अलग अलग होते हैं। यहाँ पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जीव है, इसके चलने का जो अंग है वो पश्चमाभ होता है। क्या होता है? पश्चमाभ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन अणु है? लैक्टिक एसिड, पायरुवेट, या फिर लैक्टिक और पायरुवेट दोनों, या एथेनॉल? तो एथेनॉल में तो CH3 और हाँ एथेनॉल ना, CH3 CH2OH, तो ये तो एथेनॉल कहिए या इसको एथिल अल्कोहल कहिए, दोनों बात एक ही है। एथेनॉल उसका क्या है? IUPAC नाम है। तो यहाँ पे तो कार्बन की संख्या 2 ही रही। हाँ, पायरुविक एसिड का जो सूत्र होता है वो CH3 होता है, CO होता है और COOH होता है पायरुविक एसिड। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक तो ये है, एक ये है और एक 3 है ना, इसका मतलब यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 कार्बन परमाणविक है? तो पायरुवेट है। कौन है? पायरुवेट। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन कार्य करता है, पेप्सिन कार्य करता है, लार या फिर एमाइलेज? तो जो पेप्सिन है ना वही अम्लीय वातावरण में क्या करता है? कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हम। बस जल्द ही 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसकी सतह से होता है? तनों के, जड़ की, पत्तियों के, या फिर ये सभी? तो पत्तियों की सतह से ही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान पादपों में होता है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, स्टोमेटा के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? किसकी भित्ति मोटी होती है? धमनी की, सिरा की, इनमें दोनों की, या किसी इनमें से? कोशिका की। ध्यान दीजिएगा कारण, धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं, आंतरिक दीवारें मोटी होती हैं और गुहा बीच का जो स्थान होता है वो पतला होता है, जबकि सिराओं की बाहरी दीवारें पतली होती है और स्थान बहुत ज़्यादा, गुहा जो है मोटी होती है। तो कारण, तो इसमें से जो है रक्त बहुत प्रेशर के साथ धमनी में बहता है और धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है ना। तो चलिए, तो धमनी की जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? धमनी की भित्ति मोटी होती है। किसकी? धमनी की। तो यहाँ पे धमनी जो है, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर किसे कहते हैं? जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला हो ना उससे शुद्ध रुधिर कहते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो उसे अशुद्ध रुधिर कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक है? एंजाइम, हार्मोन्स, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो एंजाइम हमेशा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एंजाइम किसकी तरह कार्य करता है? उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है? तो 3 कोष्ठीय, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। मछलियों का हृदय जो है 2 कोष्ठीय होता है। यहाँ हमसे 3 कोष्ठीय पूछ रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया जो जल स्थलचर होते हैं, जिन्हें हम दूसरी भाषा में उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस, उभयचर या एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस, इनका जो हृदय होता है ना वो 3 कोष्ठीय होता है। इनमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय।
अब एक बात और है कि जो मछली होती है इनका हृदय 2 कोष्ठीय होता है, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है ना। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? ऑप्शन तो बड़े बड़े हैं, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चलिए पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में अपचन करना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, या जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम घटना? तो प्रकाश संश्लेषण में जहाँ प्रकाश की बात आएगी, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषित करना, यही जो है क्या है, यही जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली प्रथम घटना है। अगला क्वेश्चन 65 पर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा पायरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? केंद्रक में, माइटोकांड्रिया में, या हरित लवक में, या कोशिका द्रव्य में? ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? तो वो होता है माइटोकांड्रिया में। कहाँ पर होता है? माइटोकांड्रिया में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज। हमको लगता है क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये पेप्सिन था इसमें, ठीक है। अगला है, यकृत किस रस को स्रावित करता है? तो यकृत जो जिस रस को स्रावित करता है, लार को या जठर रस को। जठर रस तो अमाशय में होता है, लार जो है, लार तो आपके मुख में स्रावित होती है, इसे लार ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। और पित्त रस और अग्न्याशय, तो अग्न्याशय अग्न्याशयी रस, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है, और पित्त रस जो है स्रावित करने का काम कौन करता है? यकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी ए से होता है। ए विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और इससे होता है कौन सा रोग? जिसको हम कहते हैं रतौंधी। ए से, ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल, और इससे होती है रतौंधी। रतौंधी, या कभी कभी एक नाम और दिया जाता है, जीरोप्थैल्मिया। क्या कहा जाता है? जीरोप्थैल्मिया। चलिए, और बी है बेरी, ठीक है, थायमिन बेरी। और स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो विटामिन सी, ऑप्शन सी सही है कि इसकी जो है कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थ आगे जल नहीं है, ज फॉर जाइलम, जल, और खाद्य पदार्थ पूछा ना तो जाहिर सी बात है फ्लोएम लगा के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जल आएगा तो जाइलम, और कुछ आएगा तो फ्लोएम। ऐसे जाइलम है, कॉर्टेक्स है, फ्लोएम है और मज्जा, इसमें फ्लोएम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्द ही हम अपनी मंजिल पर होंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में होता है, या पत्ती में होता है, या तने में होता है, या फूल में होता है? जल्दी बताइएगा। तो जो आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, उसका कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब लिख दिया करिए, ठीक है। तो पत्ती में, कहाँ पर? पत्ती ही तो प्रकाश संश्लेषक कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अवशोषित जल में घुलित लवण किस प्रक्रिया का पत्तियों में पहुँचाते हैं? अवशोषित जो जल है, घुलित लवण किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में पहुँचाते हैं? आकर्षण, रसाकर्षण द्वारा, आकर्षण आ रहा अपने का, विसरण द्वारा, रसारोहण द्वारा, या वाष्पोत्सर्जन द्वारा? तो ये होती है रसारोहण द्वारा, जो है क्या करते हैं, जल घुलित लवण को इसी प्रक्रिया द्वारा जो है कहाँ पहुँचाते हैं? इसी प्रक्रिया द्वारा पहुँचा देते हैं, पत्तियों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है किससे? वायु से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या पर्णहरित विखंडन से? तो जल से जो ऑक्सीजन होती है, जो H2O होता है, H2O जिसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O जब ग्रहण करते हैं, इसी जल में घुलित जो ऑक्सीजन है ना, वही जो है क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, निकलती है। तो कहाँ से? जल से, यानी वायु से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या पर्णहरित के विखंडन से। इसमें बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, जल से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं, प्रोटीन, वसा, मंड, या क्लोरोफिल? देखिए, प्रोटीन का
प्रोटीन है, तो ये तो प्रोटीन, वसा प्रोटीन ये सब हमारे शरीर से रिलेटेड है। क्लोरोफिल पादप से है, लेकिन यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थ बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप खाद्य पदार्थ थोड़ी क्लोरोफिल थोड़ी बनाते हैं। क्लोरोफिल से तो खाना बनता है, यानी मंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि मंड इसका सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। ए है वाष्पोत्सर्जन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है श्वसन द्वारा और डी है प्रजनन द्वारा। तो भाई जाहिर सी बात है, वायु को शुद्ध करने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दो, ठीक है ना, यही वायु की शुद्धिकरण है। तो ये क्रिया किस में होती है? ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में, जहाँ अपना भोजन भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। 5, 4, 3 और 2। तो देखो स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा ऐसे कुछ करके होता है ना, ऐसे करके बनता है, ये ऐसे और ये ऐसे। एक कोशिका ये, एक कोशिका है, कितनी कोशिका होगी? 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75, बस हम नियर अबाउट अब अपने मंजिल के करीब है। क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन कहता है कि रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती, कितनी? 2 तो अभी करवा दिया। अगला है फ्लोएम द्वारा भोजन स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। देखिए प्रोटीन, हार्मोन्स, वसा ये सभी मनुष्य के अंदर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो सुक्रोज है यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, चलिए आ जाते हैं 77 पर। 77 क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विटामिन जोड़ा पानी में घुलनशील है? ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए डी ई के। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन, किसमें? वसा में। और विटामिन बी और सी केवल किसमें है? जल में, याद कर लीजिए। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, एक सेकंड दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पर जो है कहीं गलती हो रही है। नहीं सही है, देखिए कीड़ा वसा में घुल गया, KEDA, कीड़ा को, इसको कीड़ा कहेंगे लेकिन कीड़ा पढ़िएगा, कीड़ा वसा में घुल गया, वसा में घुल गया, ये ट्रिक है, कहीं नोट कर लीजिए। कीड़ा वसा में घुल गया, कीड़ा का मतलब के से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये कीड़ा वसा में घुल गया। जब कीड़ा वसा में घुल जाएगा तो ये जो है वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कौन सी विटामिन ए, क्या पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा पानी में घुलनशील ना, तो जब ए डी ई के बचे क्या बता? बी और सी, यही जल में घुलनशील है। बी और सी कहाँ पर है? जल में घुलनशील है, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी ए और बी है, बी और सी है, सी और के है और बी और B1 है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बस वही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिसका जवाब आपको आता है कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत बताते चलिए। ठीक है, 78 क्वेश्चन कहता है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। जो अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है भाई? शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पहुँचता है? हृदय में जाता है? नहीं तो फेफड़े में और शरीर के अग्र व पश्च महाधमनी में या फिर दाएं अलिंद में। तो फेफड़े में जाता, तभी तो O2 ऑक्सीजन लेता है फेफड़े में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्न्याशयी रस यानी HCl किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के, प्रोटीन व वसा के, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट व वसा के। तो प्रोटीन और वसा के जो है पाचन में अग्न्याशयी रस क्या होता है? अग्न्याशयी रस, यहाँ सी सॉरी ये अमाशयी रस है, ये गलत हो गया, सॉरी ये Cl नहीं होगा, ये Cl नहीं होगा, ये अग्न्याशयी रस की बात कर रहा है। यहाँ पे प्रोटीन और वसा के पाचन में। ठीक है, चलते हैं और ये भी लास्ट जो है हमारा सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 हम आ गए हैं, 80 क्वेश्चन हमने कर लिया है। मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? फोलिक अम्ल की कमी से पैलाग्रा या एमेनिया या बेरीबेरी या डर्मेटाइटिस। तो फोलिक एसिड की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। और एनीमिया जो है रक्त की
रक्त की बीमारी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, वसा पर, स्टार्च पर या लवणों पर। जो स्ट्रेप्सिन एंजाइम है ये हमेशा वसा पर क्रिया करता है, वसा को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। आगे ग्लाइकोसिस की क्रिया संपन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोसिस कहाँ संपन्न होती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स में, माइटोकांड्रिया में, अंतर्द्रव्य जालिका में। तो कोशिका द्रव्य में जो है ग्लाइकोसिस की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, अंडा, मछली, गेहूं, संतरा। विटामिन सी जिसको खट्टा होगा, इसमें से कौन खट्टा ज़्यादातर, संतरा है। तो जाहिर सी बात, यही हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट हो जाएगा। हाँ, आपसे पूछते हैं अगला क्वेश्चन कि ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन भी पूछ लिया आपको, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। बताइएगा कि किस रक्त समूह जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप, रक्त समूह को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर मतलब होता है सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका हूं और सभी के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। किस रक्त समूह को, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, किस रक्त समूह को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती है माइटोकांड्रिया में, राइबोसोम्स में, हरित लवक के ग्रैना में, या फिर जो है हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है हरित लवक के ग्रैना में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, 85 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। अभी देखिए हरित लवक के स्ट्रोमा यानी स्ट्रोमा में जो क्रिया होती है वो तो अप्रकाशीय अभिक्रिया, स्ट्रोमा में अप्रकाशीय होती है और ग्रैना में प्रकाशीय होती है। ग्रैना में प्रकाशीय और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय, यानी बी ऑप्शन वैसे प्रकाशीय है, अप्रकाशीय है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो अप्रकाशीय इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, न्यूक्लिक अम्ल के कारण, विटामिन सी, पोटेशियम नहीं, हीम या हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। यहाँ से होते हैं हमारे कुल कंप्लीट 86 क्वेश्चन खत्म। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो मैंने कहा कि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, बस वो लाल रंग के बटन को काला कर देना है, प्रेस कर देना है और साथ ही साथ जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए इस तरह की और भी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए सबके जवाब आप दे दीजिएगा, ठीक है।